हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। कि सर हम लोग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की, एडवांटेज क्या होती है और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ठीक है, या डिफिकल्टीज क्या होती है। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, नाम से ही शायद आप लोगों का कुछ क्लियर हो जाएगा। वस्तु, कोई भी जो गुड्स है, कोई कमोडिटी है वो, और विनिमय का मीन्स होता है एक्सचेंज, ठीक है, और प्रणाली मीन्स सिस्टम। मतलब वस्तु को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हो तो आपको नेसेसरी कंडीशंस नहीं दी जाती है, ठीक है, एडवांटेजेस नहीं रहती है, सिर्फ आपको डिफिकल्टीज दे रखी होती है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बताया और डिफिकल्टीज दे रखे। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों चीजें मिलेगी जिसको हम लोग कंपैरिजन के साथ, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल के साथ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका जो डाउट है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। देखो, बार्टर मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर है नेक्स्ट बार्टर सिस्टम बोथ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेसेस विदाउट यूज ऑफ मनी। साहब बोल रहा है विदाउट यूज ऑफ मनी। जो भी आपकी सेल और परचेज हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, वो क्या कहलाती है? बार्टर सिस्टम। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेफिनेशंस पार्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो डेफिनेशन लिखी है ताकि आपका आंसर और अच्छा हो जाए, ठीक है। दोनों डेफिनेशंस को आप यूज करके और आंसर और अच्छे से लिख सकते हो। देखो, अकॉर्डिंग टू कैंट, क्या कहता है कैंट? बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। केंट के अकॉर्डिंग क्या है कि बार्टर क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज है किसका? गुड्स के बदले गुड्स का, लेकिन विदाउट यूज ऑफ मनी, जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते। मतलब अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं, गुड्स का गुड्स के बदले में जो डायरेक्ट एक्सचेंज है विदाउट यूज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। डेफिनेशन कंप्लीट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू थॉमस, देखो, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इज टर्म्ड एज बार्टर। थॉमस के अकॉर्डिंग क्या है? एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज करना, डायरेक्ट एक्सचेंज करना, ये क्या कहलाता है? आपका बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों डेफिनेशन से हम लोगों ने और अच्छे से समझ लिया होगा कि व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेशन लिखा है। उस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन? वो देखो, ए फार्मर इन अ विलेज हैज एक्सेस ऑफ व्हीट to his requirement and a weaver his excess of cloth with him. If farmer needs cloth and weaver need weeds, this double coincidence of bonds become the basis for barter exchange system. देखिए, सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं, एक फार्मर है गांव के अंदर, उसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ व्हीट, गेहूं ज्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट्स है। एंड ए वेवर, एक जो बुनकर है उसके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा। इफ फार्मर नीड्स क्लोथ, अगर जो फार्मर है उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लोथ की रिक्वायरमेंट। और जो वेवर है उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? व्हीट। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब इसको जो चाहिए वो उसके पास है और उसको जो चाहिए वो इसके पास है। दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बिकम्स द बेसिस फॉर बार्टर एक्सचेंज। और यही जो डबल कोइंसिडेंस है बॉन्ड्स का, वो क्या बनेगा? एक्सचेंज बनेगा और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहलाएगा। अगर सीधी सी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा दूं कि भाई इस पर्सन को जो चाहिए वो इसके पास है
और जो इसको चाहिए वो इसके पास है। अरे भाई हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज। और गुड्स एक्सचेंज कब होगी? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होगा। मीनिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। और इस एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आपको तीन पैरेलल चीजें दिखाई दे रही है। फर्स्ट वन इज नेसेसरी कंडीशन, सेकंड वन इज एडवांटेज एंड लास्ट वन इज डिफिकल्टीज। ज्यादातर आप लोगों को डिफिकल्टीज दे रखी है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आपके जो भी डाउट है इनसे रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए। अब देखो जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या क्या है। लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होना चाहिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, बैकवर्ड सोसाइटी होनी चाहिए। लैक ऑफ मनी, मनी नहीं होनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स होनी चाहिए, जो अभी हम लोगों ने समझा। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है? नेसेसरी कंडीशंस है। किसके लिए? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के लिए। मतलब अगर ये सारी चीजें हैं तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत कम बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखो एडवांटेजेस कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं, फर्स्ट है सिंपल सिस्टम, एकदम सीधा सिस्टम है, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज। फिर प्रमोट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन। अरे भाई आप जिस पर्सन से गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर है नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कोई भी जो इकोनॉमी है उसमें डिस्पैरिटीज नहीं होगी, जो हम लोग मनी के इवोल्यूशन के बाद देखते हैं। फिर है रिलीफ फ्रॉम इविल्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। भाई रुपीस के इवैल्यूएशन के बाद हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखते हैं कि रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू ज्यादा हो गई, उससे हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है? कम या ज्यादा होती रहती है, ठीक है। कोई भी गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, लेकिन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर है इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल, और भाई आपको गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करना है तो फॉरेन ट्रेड भी क्या है? आसानी से हो सकता है। आई होप आप लोगों को एडवांटेजेस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं डिफिकल्टीज। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी जो सिस्टम है या कुछ भी, अगर जिसकी जो एडवांटेज और डेफिनेशंस है वही उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वही उसकी डिफिकल्टीज है, ड्रॉबैक्स है, वीकनेस है, ये सारी चीजें। देखो कैसे? पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। भाई हम लोगों ने पढ़ा इसको जो रिक्वायरमेंट है वो इसके पास है, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जरूरी तो नहीं है इसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसी के पास हो। अरे भाई इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाती है। तो ये पहली डिफिकल्टीज है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। फिर है नेक्स्ट डिफिकल्टीज इन स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोगों ने यहाँ अभी तक क्या पढ़ा कि जो गुड्स है उसको हम लोग कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जो गुड्स है वो क्या है? पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी से खराब हो जाएगी, और हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग मनी की बात करें तो मनी की जो वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर हम लोग इसी को कंपेयर करें मनी के साथ, मनी में ये सारी चीजें होती है। हम लोग जैसे कोई चीज लेने के लिए गए कि ये चीज क्या भाव है, वो बोलता है 80 रुपए किलो। हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज होती है जो कि डिविजिबल होती है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता एक्सचेंज में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो दो पर्सन है, भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स होनी चाहिए। इसको गाय की रिक्वायरमेंट है और इसको वीट की रिक्वायरमेंट है। अब दोनों के पास ये चीजें हैं, लेकिन ये सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मेरे को 4 बोरी गेहूं की चाहिए गाय के बदले। अब भाई इसके पास 2 बोरी गेहूं की है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स तो हो गया कि दोनों की एक्सचेंज के अंदर जो गुड्स है वो तो सारी मिल गई, लेकिन इसके पास क्या है? कम है। अब यार 2 के बदले में आधी गाय थोड़ी काट के दे देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पे ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है।
मनी के अंदर हम लोग देखें तो मनी में एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है उसके अंदर गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मनी के अंदर हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों के सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स का मीन्स होता है इन फ्यूचर जो हम लोगों को पेमेंट करने, भाई गुड्स की जो वैल्यू है उसके अंदर हम लोग डिफर्ड पेमेंट्स को नहीं बता सकते, लेकिन मनी के अंदर हम लोग उस चीज को बता सकते हैं। जैसे मान लो आज हम लोगों ने 2 रुपए का लोन लिया, कल हम लोगों को 3 रुपए पेमेंट करने हैं, तो मनी के अंदर तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए देखो ये सारे लैक ऑफ है, मतलब ये सारी कमियां है किसके अंदर, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इसीलिए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया, और उसकी जगह क्या आ गया, मनी एक्सचेंज सिस्टम। आई होप आप लोगों का जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।